तो ये सारी की सारी बेटा एप्लीकेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी की, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, जिसमें मैंने बताया बायो फार्मास्यूटिकल, डायग्नोसिस, थेरापेटिक्स, प्रोसेस्ड फूड, बायो रिमेडिएशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, इन सारी जगहों पे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं। अब इनमें से हमें करना क्या है, एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में दी गई हैं। तो सबसे पहले क्या किया गया है, इन्होंने बताया हुआ है कि भाई बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया हैं। अब वो जो क्रिटिकल रिसर्च एरिया हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कि हम किसी एक ऐसे कैटलिस्ट को बनाएं, मतलब कैटलिस्ट या तो किसी इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में हो, जनरली माइक्रोब्स होते हैं, या हम किसी प्योर एंजाइम को सिंथेसाइज करें। सबसे पहला है कोई कैटलिस्ट बनाया जाए। अब वो कैटलिस्ट किस फॉर्म में बनाया जा सकता है, या तो प्योर एंजाइम की फॉर्म में, या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप कैटलिस्ट के तौर पे यूज करें, किसी रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में बनाने के लिए यूज किया जाए। दूसरा है उस कैटलिस्ट को एक्ट करने के लिए इंजीनियरिंग के थ्रू ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करना। और तीसरा जो मेजर क्रिटिकल रिसर्च एरिया है वो है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ताकि आप प्योरीफाई कर सकें उस प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया हैं, जिसमें सबसे पहला मैं लिख दे रहा हूं कि आप क्या करें, आप किसी एक ऐसे कैटलिस्ट को बनाएं। अब वो जो कैटलिस्ट है या तो वो हो सकता है किसी तरीके का इम्प्रूव्ड माइक्रोब या इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म लिखिएगा, और इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म में भी मेनली माइक्रोब, या ये कैटलिस्ट जो होगा ये होगा किसी तरीके का प्योर एंजाइम जो आपने किसी के थ्रू इसे बनवाया। तो सबसे पहला है कैटलिस्ट बनाना। दूसरा काम है इस कैटलिस्ट को एक्ट करने के लिए ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करना। दूसरा लिख दे रहा हूं, टू प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशन बाय इंजीनियरिंग फॉर कैटलिस्ट टू एक्ट। मतलब ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करना जहां पे ये कैटलिस्ट एक्ट कर सके, और वो कंडीशंस हम इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। तीसरा यहां पे होगा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज। जिससे हम प्यूरिफाई कर पाएंगे उस प्रोडक्ट को। तो ये 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर चैप्टर के अंदर बिल्कुल शुरुआत में दे रखे हैं। अब अगली बात यहां पे की गई है, कि अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस को मेजरली कैटेगराइज करना चाहूं तो 3 मेजर एप्लीकेशंस में मैं इसे डिवाइड कर सकता हूं। सबसे पहली मेजर एप्लीकेशन होगी इसकी कोई भी जीन प्रोडक्ट बनवाना। दूसरा होगा किसी नए फिनोटाइप को लेके आना। और तीसरी जो मेजर एप्लीकेशन होगी वो होगी जीन थेरेपी। तो इस बात को आप ऐसे समझेंगे, सबसे पहले अगर मैं जीन प्रोडक्ट की बात करूं तो जीन प्रोडक्ट का तो मतलब सीधा सीधा ये है कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करो, और जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसके अंदर किसी ऐसी जीन को भेजो जो उसके अंदर एक्सप्रेस करके किसी प्रोडक्ट को बना पाए। तो ये तो रही बात आपके जीन प्रोडक्ट की, कि आपने क्या किया, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई किया, और जेनेटिकली मॉडिफाई किया होगा तो इसका मतलब ये है कि आपने उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी फॉरेन जीन इंसर्ट की होगी जो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके एक्सप्रेस करके इनकोड करेगी किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो आप कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो दूसरे ऑर्गेनिज्म से,
बस आपको करना क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना होगा। दूसरा है नया फिनोटाइप लाना। नया फिनोटाइप लाने का मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, जैसे कोई प्लांट है या एनिमल है, तो उस प्लांट या एनिमल के अंदर आप बाहर से जीन को भेज के उसके कैरेक्टर्स में चेंज ले आए। अब ये कैसे क्या किया जा सकता है, ये जनरली किया जाता है फार्म एनिमल्स के साथ में। जैसे सपोज करो हमारे देश में तो बीफ को बहुत कम खाया जाता है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में काउस को मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं और वो लोग खाते भी हैं बीफ के लिए। तो उन्हें ऐसी काउस चाहिए जो मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से करें और जिनकी बिल्ट भी बहुत अच्छी हो। तो उनकी अगर बिल्ट हमें इंप्रूव करवानी है तो हम किसी ऐसे एनिमल की जीन उसके अंदर ट्रांसफर कर दें जिससे उसका शरीर ज्यादा बल्कियर बने, जिससे ज्यादा मीट की यील्ड उसके शरीर से मिल पाए, ताकि उसे आसानी से बड़े स्केल पे बेचा जा सके। तो नया फिनोटाइप लाना मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बदल देना, बाहर के फीचर्स को बदल देना, उसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं जीन्स को जो क्या करेंगी, एक्सप्रेस करके किसी नए फिनोटाइप को लाएंगे, नए फिनोटाइप को लाएंगे। और ये अप्रोच जनरली कैसे की जाती है, तो इस अप्रोच को यूज किया जाता है जनरली फॉर फार्म एनिमल एंड प्लांट्स के लिए, फार्म एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए उनके अंदर नए फिनोटाइप लाए जाएंगे। तीसरी अप्रोच है जीन थेरेपी। अब ये जो जीन थेरेपी तीसरी एप्लीकेशन में मेजर बता रहा हूं, ये जनरली यूज की जाती है ह्यूमंस के लिए, और ह्यूमंस में भी किस लिए, ताकि हम ट्रीट कर सके जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, हम ट्रीट कर सकें जेनेटिक डिसऑर्डर्स को। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स में कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो हम किसी भी नॉन फंक्शनल या म्यूटेटेड जीन, किसी म्यूटेटेड या नॉन फंक्शनल जीन को रिप्लेस कर दें बाय अ फंक्शनल जीन, एक फंक्शनल जीन के द्वारा। इसी चीज को जीन थेरेपी कहते हैं। तो जिस म्यूटेटेड जीन या नॉन फंक्शनल जीन के कारण उसमें वो जेनेटिक डिसऑर्डर था, अब वो फंक्शनल जीन से रिप्लेस हो जाने के बाद में क्या हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा। ये फंक्शनल जीन के पहुंच जाने से वहां पे जीन एक्सप्रेस करेगी और यहाँ पे ट्रीट हो जाएगा वो जेनेटिक डिसऑर्डर, या ऐसे लिखिएगा क्योर हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर है, वहां पे क्योर हो जाएगा उस जेनेटिक डिसऑर्डर का। तो ये तीन मेजर एप्लीकेशंस थी जिन्हें हमें जानना था। अब यहाँ पे क्या किया गया है, अलग अलग फील्ड्स में एप्लीकेशंस को बांटा गया। जैसे सबसे पहले एप्लीकेशन को बांटा हुआ है एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, फिर दूसरे नंबर पे बात करेंगे हम लोग एप्लीकेशंस इन थेरापेटिक्स, फिर उसके बाद में एप्लीकेशंस इन डिजीज डायग्नोसिस, फिर उसके बाद में हम लोग लास्ट में बात करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल की। मतलब अलग अलग फील्ड के अंदर इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में क्या है उसको हम यहाँ पे जानेंगे सबसे पहले। तो मैं शुरू कर रहा हूँ एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे जब एग्रीकल्चर के अंदर एप्लीकेशन को बताया हुआ है, तो इसमें बोला गया है कि भाई क्रॉप इंप्रूवमेंट करने के लिए, या एक तरीके से आप कहिए फूड सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए तीन मेजर अप्रोचेस को इस्तेमाल किया गया था। फूड सप्लाई को बढ़ाने के लिए तीन मेजर अप्रोचेस का इस्तेमाल किया गया था। अब वो अप्रोचेस थी सबसे पहली एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। सबसे पहली अप्रोच थी एग्रोकेमिकल बेस्ड
एग्रीकल्चर। दूसरी जो एप्लीकेशन थी मेजर या अप्रोच थी वो थी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। और तीसरा था जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो यहां पे बताया कि फूड सप्लाई को बढ़ाना था तो तीन अप्रोचेस को जो है अप्रोच किया गया, तीन मेजर अप्रोचेस इस्तेमाल की गई, जिसमें सबसे पहला था एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, दूसरा था ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, तीसरा था जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो इसमें इन्होंने एक्सप्लेन ये किया हुआ है बेटा कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई थी तो उस ग्रीन रिवॉल्यूशन होने के कारण जो फूड सप्लाई थी वो 3 गुना ज्यादा बढ़ गई थी, वो 3 गुना ज्यादा बढ़ गई थी, ट्रिपल्ड हो गई थी वो फूड सप्लाई। और इस ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाने में एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल था। मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आई वो बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से आई थी। मतलब सबसे पहली बार हाइब्रिड्स और केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल इंसेक्टिसाइड या हर्बिसाइड्स को यूज किया गया था, जिसकी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई और जो फूड सप्लाई थी या मैं कहूं एक तरीके से एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी थी वो 3 गुना ज्यादा बढ़ गई। लेकिन इससे क्या हुआ, बहुत लॉन्ग टर्म तक इन एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर को यूज करने की वजह से, आप लोगों ने जब इवोल्यूशन पढ़ा था तो एक बात बताई गई थी आपको कि एंथ्रोपोजेनिक रीजन की वजह से बहुत सारे प्लांट्स और इंसेक्ट्स रेजिस्टेंट बन गए हैं, बताया गया था आपको। तो जैसे आपने किसी भी फील्ड के अंदर ज्यादा पेस्टिसाइड डाला और लॉन्ग टर्म तक पेस्टिसाइड डालते रहे तो वहां पे जो पेस्ट थे, मतलब वो इंसेक्ट जो क्रॉप को हार्म कर रहे थे, वो पेस्ट क्या होते गए, उन केमिकल से रेजिस्टेंट होते चले गए, जिसके बाद उनके ऊपर उस केमिकल का असर होना बंद हो गया। और जब पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा एक्सपोनेंशियली फैलेंगे और ज्यादा क्रॉप को हार्म करेंगे, फिर आप उनको कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप एक बताइए, एकदम आपने चलो फूड सप्लाई को बढ़ा दिया, तो लॉन्ग टर्म आप जो उन पेस्टिसाइड को यूज कर रहे हो उसकी वजह से वो रेजिस्टेंट हो गए पेस्ट, फिर वो क्या करेंगे, क्रॉप को हार्म करना शुरू कर देंगे, और क्रॉप को हार्म करेंगे तो फूड सप्लाई फिर से घटनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, भाई आपने केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिए खेतों में, बहुत लॉन्ग टर्म तक डाले, तो एक टाइम आने के बाद में ऐसा होगा कि वो जो जमीन है उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, और जमीन की जब फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद में फिर प्रोडक्टिविटी फूड सप्लाई की या फूड चेन अफेक्ट होगी, और दूसरा साथ में जो पैदावार है वो घट जाएगी। तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर होने की वजह से ज्यादा एक्सेसिव यूजेस हुआ केमिकल का, जिसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग जो है वहां पे इंपैक्ट आए। तो लोग जो इस रिसर्च में मेजर कंट्रीब्यूशन ले रहे थे, अच्छा ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने के लिए एक नॉर्मन बोरलैंग नाम के पर्सन थे, नॉर्मन बोरलैंग नाम था उनका, मैक्सिको थे, उन्होंने पहला वीट का हाइब्रिड तैयार किया था। तो उन्होंने क्या किया था, सोचा कि भाई अगर लॉन्ग टर्म तक इस एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर को यूज किया जाए तो इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट है हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर, तो हम ऐसा करते हैं कि एग्रोकेमिकल को यूज ना करके ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करेंगे। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्या था, केमिकल फ्री एग्रीकल्चर करना था। केमिकल फ्री एग्रीकल्चर का मतलब यह है कि वहां पे किसी पेस्टिसाइड का या केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अब बात यहां पे ये आ रही थी कि आपने चलो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे स्विच कर दिया, लेकिन जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी या जो ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन है, आप उसको इतना सफिशिएंट वहां से पैदावार नहीं कर सकते कि इस ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन को आप फीड करा सके। क्यों? क्योंकि देखो पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन होगा, और अगर अर्बनाइजेशन होगा तो जो एग्रीकल्चर करने के लिए जमीन है वो कम होगी, और अगर एग्रीकल्चर लैंड कम होगी तो पैदावार तो चाहे आप एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर कर लो और चाहे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर लो, उगेगा तो वो जमीन में ही। अब वो जमीन धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी तो आप कैसे उस ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन को फीड करा पाएंगे। तो इसलिए क्या किया गया, इन दोनों अप्रोचेस को ना इस्तेमाल करके साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई हम ऐसा करते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करते हैं। और वही एक ऐसा उन्होंने बताया कि ऑप्शन होगा जिससे हम इस बढ़ती ह्यूमन पॉपुलेशन को फीड करा पाएंगे बहुत आसानी से।
अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे फीड करा सकते हो? तो देखो, आप सपोज करो, हम लोग फूड को खाते किस लिए खाते हैं? न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए। अगर हम कम फूड खाएं, उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट हो तो बात समझ पा रहे हो आप? मैं कह रहा हूं कि सपोज करो आपने फूड की क्वांटिटी पे नहीं, फूड की क्वालिटी के ऊपर बात कर रहा हूं मैं। तो हमने क्या किया, कुछ ऐसी जीन्स को उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दे जिससे उसका विटामिन कंटेंट बढ़ जाए, प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाए। मतलब आप अमाउंट में फूड कम खाओगे, लेकिन वो फूड उतना ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जितना वो पहले आप जिस अमाउंट की फूड को खा के ले रहे थे। तो इससे क्या होगा, पैदावार बेशक कम होगी, लेकिन लोगों को न्यूट्रिशन सबको मिल पाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो उन्होंने सोचा कि भाई यही एक उदाहरण है। बाकी भाई देखो, चाहे इन दोनों एग्रीकल्चर से आपने पूरी एक क्रॉप को तैयार कर लिया, एग्रोकेमिकल बेस्ड या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करके आपने पूरी क्रॉप तैयार कर ली। अब क्रॉप तैयार करने के बाद में आपने उस क्रॉप को हार्वेस्ट भी कर लिया। मैंने आपको याद करिए एक बात बताई थी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस नाम की चीज होती है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का मतलब होता है कि आपका जो वो फूड है जो आपने हार्वेस्ट किया है, वो उसके बाद में खराब हो जाएगा, या तो स्टोरेज करने के टाइम पे या ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे। तो हम ऐसा करें कि उसको फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़वा दे, और फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने की वजह से वो जो ग्रेन्स पहले नेचुरली खराब हो जा रहे थे वो कंजर्व हो जाएंगे, तो भी लोगों को फीड करा पाएंगे हम। मतलब जो चीज हमने हार्वेस्ट कर ली है वो खराब तो नहीं हो रही ना, हमारे पास बची हुई है, उससे लोगों को आसानी से खिलाया जा सकता है। उसके अलावा हम प्लांट्स के अंदर अलग अलग तरीके के स्ट्रेसेस से उन्हें रेजिस्टेंट बना सकते हैं, टॉलरेंट बना पाएंगे। मतलब जैसे कई जगहों पे ऐसा है कि पानी की अवेलेबिलिटी कम है, तो वो जगह जनरली बंजर पड़ी रहती है, क्योंकि पानी नहीं है वहां पे तो कुछ उग नहीं सकता। हम प्लांट्स को ऐसा टॉलरेंट बनाए कि वो ड्रॉट वाली कंडीशन में भी उग पाए, तो हम बैरन जमीन का इस्तेमाल कर पाएंगे, और वहां पे उन प्लांट से कुछ ना कुछ तो पैदा होगा ही, तो उससे भी लोगों को खिला पाएंगे। तो हम प्लांट को किसी भी तरीके के एबायोटिक स्ट्रेस से, कोल्ड, हीट, सॉल्ट, ड्रॉट, रेजिस्टेंट बना सकते हैं या टॉलरेंट बना सकते हैं, जिससे प्लांट अनफेवरेबल कंडीशन में भी ग्रो कर पाएगा। तो जो जगह अनफेवरेबल कंडीशन में खाली रह जाती हैं, उन जगहों को आप इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर कर पाओगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो मैंने आपको कुछ इसके आइडिया बताए। तो सबसे पहला तो मैंने ये बता दिया कि अगर एडवांटेज की बात करी जाए जेनेटिक इंजीनियरिंग की या जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप की, तो सबसे पहली तो ये है कि वो टॉलरेंट होते हैं किस किस चीज से, सारे एबायोटिक स्ट्रेस से। एबायोटिक स्ट्रेस में मैंने दो नाम लिए हैं, कोल्ड और हीट दोनों अपोजिट, सॉल्ट कह दीजिए और ड्रॉट कह दीजिए। इन चार चीजों से क्या हो जाएंगे, प्लांट टॉलरेंट बन जाएंगे। दूसरा, भाई हम केमिकल पेस्टिसाइड ना डाल के बीटी कॉटन बनाया हमने, हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना दे, तो उस पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट को बनाने से हमारी जो रिलायंस है या डिपेंडेंसी है केमिकल पेस्टिसाइड के ऊपर, वो कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, एक तो केमिकल फ्री हम फूड खा पाएंगे, क्योंकि देखो अगर आप केमिकल को किसी फूड के अंदर डाल रहे हो या किसी क्रॉप के ऊपर स्प्रे कर रहे हो, तो वो आपकी फूड चेन का एक पार्ट बन जाएगा, तो इनडायरेक्टली खाओगे लास्ट में आप भी उसे, तो उससे हमारा डिपेंडेंसी केमिकल पेस्टिसाइड पे रिलायंस कम हो जाएगा और उनकी यूजेस कम हो जाएगी। तीसरा, मैंने अभी आपको बताया, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ा पाएंगे। न्यूट्रिशनल क्वालिटी को कैसे बढ़ाएंगे, तो एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं हम लोग बायो फोर्टिफिकेशन। क्या कहते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन से हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो हमने एक गोल्डन राइस नाम का एक बनाया था प्लांट। गोल्डन राइस एक ऐसा प्लांट है या राइस की वैरायटी है जिसमें एनरिच्ड विटामिन ए कंटेंट है। मतलब वो पॉपुलेशन जिसको डाइटरी विटामिन ए की शॉर्टेज है, वो पॉपुलेशन जिनको शॉर्टेज है डाइटरी विटामिन ए की, तो वहां पे या तो आप एक काम करिए, उस पॉपुलेशन को विटामिन ए की टैबलेट दीजिए, भाई टैबलेट खाओ। या दूसरा तरीका ये कर लो कि जो राइस है उस राइस के अंदर एक ऐसी जीन को इंट्रोड्यूस करा दो जो विटामिन ए वहां पे कंटेंट बढ़ा दे, और अगर विटामिन ए उस राइस में बढ़ गया तो लोगों को आप उन विटामिन एनरिच्ड राइस को सप्लाई करिए, तो उससे क्या होगा, उनको फूड भी मिल जाएगा, और फूड के साथ साथ जिस डेफिशिएंसी से वो सफर कर रहे हैं वो डेफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं जी, बिल्कुल पूरे न्यूट्रिएंट होंगे। हमने बस एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की मतलब उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया है बस।
बाकी सारी चीजें सेम है, बस हमने एक न्यूट्रिएंट को बढ़ा दिया है। अब तीसरा, हम ऐसा कर सकते हैं प्लांट्स की मिनरल यूजेस एफिशिएंसी को बढ़ा दे। प्लांट की अगर मिनरल यूजेस एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो वो क्या करेंगे, कम मिनरल्स में ज्यादा अच्छे से उसे यूज करेंगे और ज्यादा प्रोडक्टिविटी देंगे, जिससे सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट हैं या मिनरल्स हैं उनकी शॉर्टेज नहीं होगी, वो एग्जॉस्ट नहीं होगी, सॉइल की फर्टिलिटी लंबे समय तक चलेगी। क्यों? प्लांट कम ले रहा है और अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है, तो वो मिनरल कहाँ रहेगा, सॉइल के अंदर ही रहेगा। तो मिनरल यूजेस एफिशिएंसी बढ़ जाने के कारण क्या होगा कि उससे जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो लंबे समय तक बनी रहेगी। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस अभी मैंने आपको बताया। और एक बात याद करिए, मैंने जब बायोटेक्नोलॉजी शुरू करी थी तो मैंने एक टोमेटो का एग्जांपल दिया था। तो क्या बताया था मैंने कि टोमेटो पहले थोड़े दिन में जल्दी खराब हो जा रहा था, तो एक ऐसी जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया कि टोमेटो की जो राइपनिंग होती है, उसकी सेल वॉल जो उसको राइपन करवा दे रहा था, वो एंजाइम, उस एंजाइम को बनाने वाली जो जीन है उस जीन को टर्न ऑफ कर दिया गया, मतलब उसको हटा दिया गया टोमेटो के जीनोम से। तो उससे क्या हुआ, जो वो एंजाइम नहीं बन रहा है तो उसकी राइपनिंग जल्दी नहीं हो पा रही है, और जब उसकी राइपनिंग जल्दी नहीं हो पा रही है तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जा रही है, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से हम लोग बच पा रहे हैं। क्लियर है मेरी बात आपको? तो ये सारी की सारी चीजें हैं। और लास्ट में इन्होंने एक एनसीईआरटी में पॉइंट और ऐड किया है कि हम लोग टेलर मेड प्लांट्स तैयार करेंगे। टेलर मेड प्लांट का मतलब होता है कि किसी प्लांट को किसी एक पर्टिकुलर मकसद के लिए तैयार करना, मतलब जैसे उससे आपको स्टार्च की सिंथेसिस ज्यादा करवानी है, तो आपने एक ऐसा प्लांट तैयार करा जिसमें स्टार्च को ज्यादा बनाने वाली जीन इंट्रोड्यूस करा दी, या किसी एंजाइम को बना लिया या किसी ऐसे प्रोडक्ट को बनाया जो इंडस्ट्रियल यूज में लाया जा सके। तो ये सारे की सारी हमारी एडवांटेजेस थी। अब ये एडवांटेजेस आई क्यों? इन दोनों के फेलियर तो नहीं कहेंगे, लेकिन इन दोनों के से वो मकसद हमारा नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक खास बात और है, मैंने देखो इतनी सारी एडवांटेज बताई, इंडिया में अभी तक जीएमओ नहीं है, ठीक है, इतनी सारी एडवांटेजेस बताई, इंडिया के अंदर अभी भी हम लोग ट्रेडिशनल ये वाली एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ये बहुत कम हो रही है, सबसे ज्यादा ये चल रही है आज की डेट में। हमारे किसान जो सबसे ज्यादा कर रहे हैं वो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ये जो आज भी हमारे देश में चल रही है। अच्छा, क्यों चल रही है और इंडिया में क्यों नहीं आया, उसके पीछे भी एक रीजन है, वो भी मैं बताऊंगा डिसएडवांटेजेस में। अभी तक तो मैंने अच्छाइयाँ बताई हैं, कुछ बुराइयां भी हुआ है इसके साथ में जुड़ी हुई। कि देखो, तो सबसे पहली बुराई तो यही है कि एक एंटी नेचुरल मेथड है, मतलब आप नेचर ने जिस जीन को बनाया या जिस डीएनए को बनाया, आप उस नेचर के लॉ के अगेंस्ट काम कर रहे हो सबसे पहला तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस उसके होंगे। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर आप डालते हो, याद है, वही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर एलर्जन के तौर पे एक्ट करते हैं ह्यूमंस में आके। आगे मेरी बात समझ में? दूसरा, जेनेटिक पॉल्यूशन हो सकता है। जेनेटिक पॉल्यूशन का मतलब है कि आप किसी वाइल्ड वेराइटी ऑफ राइस को ग्रो कर रहे हो एक फील्ड में, और एक जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस को आपने दूसरे फील्ड में ग्रो कर दिया। सपोज करो इन दोनों ने आपस में पॉलिनेशन किया, पॉलिनेशन करने की वजह से एक थर्ड टाइप की वेराइटी बन जाए राइस की, जिसका कोई पता ही ना हो कि ये बन क्या रहा है, तो इसे कहते हैं जेनेटिक पॉल्यूशन होना। एडवांटेजेस की बात कर ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, वो है जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो वो बैक्टीरिया, फंगस, प्लांट या एनिमल जिसके अंदर आपने डीएनए को बदला हो या जेनेटिक मॉडिफिकेशन की हो, वो ही जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। द ऑर्गेनिज्म आइदर इट इज बैक्टीरिया, फंगस, प्लांट सेल और एनिमल सेल, चारों में से कोई भी हो सकता है। अगर आपने उसके अंदर डीएनए को बदला है तो वो क्या कहलाएगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड कहलाएगा। तो जीएमओ में चारों आएंगे आपके, प्लांट भी आ जाएंगे, एनिमल भी आ जाएंगे, बैक्टीरिया भी आ जाएंगे, फंगस भी आ जाएगी, सारे के सारे जिसके अंदर भी आपने डीएनए को मॉडिफाई किया हो, जिसके अंदर भी आपने डीएनए को मॉडिफाई किया हो, वही ऑर्गेनिज्म आप जीएमओ कहलाएगा। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एडवांटेजेस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की। तो सबसे पहले क्या बताई थी भाई अर्जुन मैंने? अरे एडवांटेजेस बताई थी मैंने,
प्रगति क्या बताई थी बेटा सबसे पहली एडवांटेज? तूने तो सब कुछ लिखा है, बताइयो। अरे लार्ज पॉपुलेशन को फीड करवा दोगे, कैसे भंडारा करोगे हैं, पतीले भगोने लेके? आप क्या करोगे, यू विल मेक प्लांट टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, जैसे कि हीट, कोल्ड, ड्रॉट या सॉल्ट। जी मैं पीपीटी से लिखवाऊंगा, अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको, अभी तो आपको याद करना है। दूसरा मैंने क्या बताया ध्रुव? चलो आपने कह दिया कि हम क्या कर सकते हैं, उसको बायो फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बायो फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो बायो फोर्टिफिकेशन से उसकी न्यूट्रिशनल क्वांटिटी को इंक्रीज करा जा सकता है। न्यूट्रिशनल क्वालिटी में मैंने बताया विटामिन ए को बढ़ाया था हमने किसके अंदर? गोल्डन राइस के अंदर। गोल्डन राइस के अंदर हम लोगों ने न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ा दिया। पौरुषी तीसरा बता बेटा। चलो हम प्रिवेंट कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को। हाँ भाई अदीब उमर आगे बताइए बेटा, कौन सा? शुभी त्यागी। चलो हम बना सकते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। अगर हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाएंगे तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, जो डिपेंडेंसी थी केमिकल पेस्टिसाइड के ऊपर वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, हमारी जो केमिकल पेस्टिसाइड के ऊपर डिपेंडेंसी थी या रिलायंस था वो कम हो जाएगा। उसके बाद में और क्या कर सकते हैं प्राची? प्राची बोलो, सिद्धि, मैथ्यूज बताओ यार। बोला पूछे मत करो सर, ऐसी पूछने की नहीं हो रही है। बोला मैं सर लिखा लूं, क्लास पहुंच जाऊं, बहुत बड़ी बात मानो आप मेरी, पूछोगे तो ऐसे कैसे काम? शौर्य बताएगा। शौर्य मैं मत के, मैं चश्मा नहीं लेकर आया, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। हाँ भाई अर्नव नहीं बता, ओए मन गोस्वामी नहीं बता। हाँ भैया अंशिका, फास्टर ग्रोइंग प्लांट और एनिमल बना लोगे आप? अच्छा नहीं कह तो सही रही हूँ, लेकिन इसमें बताया नहीं है मैंने फास्टर ग्रोइंग प्लांट और एनिमल आप बना सकते हैं वाली बात मैंने बताई नहीं है। हाँ ऐसा किया जा सकता है, बनाए गए जा ही रहे हैं आजकल। जो पोल्ट्री फार्मिंग की जा रही है ना, उस पोल्ट्री फार्मिंग क्या किया जाता है, जो मुर्गे 6-7 महीने में तैयार होते हैं उनको 2 महीने में तैयार कर दिया जाता है। अरे वो जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे, जल्दी जल्दी बेचो, उनकी बना देते हैं सिंग गेर का कबाब। ठीक है, तो ज्यादा मार्केट सप्लाई ज्यादा है। हाँ हाँ इंक्रीज हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं मिनरल यूजेज एफिशिएंसी है, मिनरल यूजेज एफिशिएंसी को। और उससे क्या होगा, अर्ली एग्जॉस्शन ऑफ सॉइल। उससे क्या होगा, अर्ली एग्जॉशन ऑफ सॉइल प्रिवेंट होगा या नहीं हो पाएगा, सॉइल एग्जॉस्ट नहीं होगी और उसकी फर्टिलिटी बरकरार बनी रहेगी लंबे समय तक। उसके अलावा मैंने आपको लास्ट एक पॉइंट बताया था कि वी विल मेड टेलर मेड प्लांट्स, जिन प्लांट से हम किसी ऐसे प्रोडक्ट को बना सकते हैं जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल यूज में लाया जा सके। जैसे हम स्टार्च की सिंथेसिस करवा सकते हैं प्लांट से ज़्यादा, या हम किसी एंजाइम को यहाँ से सिंथेसाइज करवा सकते हैं, या किसी ऐसे केमिकल को सिंथेसाइज करें जिसका भी इंडस्ट्रियल यूज हो पाए। उसके लिए हमें करना क्या होगा, टेलर मेड का मतलब है, टेलर मेड का मतलब समझते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब आपने उसको किसी एक स्पेसिफिक कारण से बनाया है, जिससे आप किसी स्टार्च एंजाइम या किसी स्पेसिफिक केमिकल को बनवा रहे हैं उसके अंदर बाहर की जीन को इंट्रोड्यूस करके,
और उस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर रहे हो किसके अंदर, इंडस्ट्रियल यूज के अंदर। ठीक है, ये तो रही बात इसकी। अब तीसरे नंबर पे अब आते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस पे, फिर मैं इन सारी चीजों को स्पेसिफिकली लिखवा दूंगा। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले डिसएडवांटेजेस में 3 बातें हैं जिन्हें आपको समझना है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो देखो, मैंने सबसे पहला तो ये बताया था कि इसमें बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं, और एलर्जन के तौर पे एक स्पेसिफिक है जो हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर यूज करते हैं, वही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर उस क्रॉप में प्रेजेंट होता है जो ह्यूमंस को खाने के बाद में उनके अंदर एलर्जी कॉज कर सकता है। दूसरा मैंने बताया था कि ये वाइल्ड वैरायटी के साथ में मिलके या वहां पे जो कन्वेंशनल वैरायटीज हमारी ग्रो कर रही हैं किसी भी ग्रेन की, उनके अंदर जेनेटिक पॉल्यूशन कर सकता है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। अब जेनेटिक पॉल्यूशन होने से ऐसा भी हो सकता है, मतलब एक हाइपोथेटिकल बात है कि कोई ऐसा सुपरवीड तैयार हो जाए, सुपरवीड मतलब जिसका कोई इलाज ही ना हो, मतलब हो सकता है जब फिक्शनल मूवीज में होता है ना, वो एक्सपेरिमेंट कर राक्षस बन गया, फिर उससे शहर में तबाही मचा रहा, उसने ऐसी मार गिरी, लैब में सबसे पहले साइंटिस्ट को खा गया, दिखाते, अरे देखा नहीं है, उसमें बड़ी बड़ी ट्यूबों में वो फ्लूइड में डाल रखा था पहले, फिर उसने आँख खुल ली, फिर उसने ट्यूब तोड़ी, पहले जो रिसर्चर उसके ऊपर इंजेक्शन लगा रहा था उसी को पकड़ के तेरी तैसी फिर उसके बाद वो लैब तोड़ के कूद काद के बाहर निकल गया, उसने शहर में जब बिल्डिंगों में घुसा मार मार के बिल्डिंग ढा दी, फिर उसके बाद में आर्मी लग रही है, आर्मी काबू में नहीं आ रहा, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर और पूरी जेट और पूरा हमला हो रहा है, फिर एक सुपर हीरो तैयार हो जाएगा, उसमें सुपर हीरो आके उसे मारेगा अलग अलग टेक्टिक्स। अरे अरे ये मूवी का यही तो है, हर मूवी में यही टॉक्सिन। इसके बारे में सुन लो बीटी टॉक्सिन क्या करते हैं। सपोज करो आपने क्या किया, बैसिलस थुरिंजिनेसिस नाम के एक बैक्टीरिया से एक जीन को निकाल लिया, क्राई जीन को। अब ये जो जीन निकाली आपने, इसको आपने किसी प्लांट के जीनोम में ट्रांसफर कर दिया, इस क्राई जीन को प्लांट के अंदर डाल दिया। अच्छा एक बात बताइए, क्राई जीन जब प्लांट के अंदर डाली गई थी तो प्लांट में ऐसा नहीं होता कि प्लांट पूरा बड़ा प्लांट है उसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। हम क्या करते हैं इनिशियल स्टेज में, जब एक सेल में होता है ना, एक सेल स्टेज वाली जब किसी की भी स्टेज होती है, तो हम एक सेल में ट्रांसफर करते हैं उस जीन को, क्योंकि हर एक सेल में ट्रांसफर कर पाना बहुत इम्पॉसिबल सी बात है। जैसे सपोज करो ह्यूमन के अंदर जीन थेरेपी करनी है, तो जीन थेरेपी करने के लिए आप ऐसा इंतजार नहीं करो कि अडल्ट बनेगा उसके अंदर जीन थेरेपी, उसे सोमैटिक जीन थेरेपी पॉसिबल नहीं है। जीन थेरेपी कब की जा सकती है, जब वो जाइगोट स्टेज पे हो, जब वो एक सेल का हो। तो जब भी प्लांट सेल एक सेल पे थी तब उसने आपने उस जीन को ट्रांसफर किया था। तो जब ये आगे चल के डिवाइड करेगी, यहाँ पे एम्ब्रियोजेनी होगी, तो पूरे प्लांट के अंदर यही सेल डिवाइड करेगी, और अगर एक सेल में आपने वो जीन ट्रांसफर करी तो हर एक सेल में वो डिवाइड करके आएगी नहीं आएगी, तो पूरे प्लांट के अंदर वो जीन मौजूद होगी होगी। अब सपोज करो अगर उसके प्लांट के हर एक हिस्से में वो जीन मौजूद है, तो आप उसकी रूट में देख लीजिए वहां पे भी वो जीन है, अगर उसकी स्टेम की बात करें वहां पे वो जीन है, उसकी लीव्स के अंदर वो भी जीन है, उसके ऊपर जो फ्लावर आएगा उसमें भी वो जीन इनकोड करेगी, और अगर फ्लावर के ऊपर कोई पोलन ग्रेन बन रहा है तो उस पोलन में भी वो क्राई जीन एक्सप्रेस करेगी और क्राई प्रोटीन को बनाएगी नहीं बनाएगी। अब सपोज करो कोई बेनिफिशियल इंसेक्ट था, कोई एक बेनिफिशियल इंसेक्ट था, बेनिफिशियल इंसेक्ट में भाई बी की बात कर ले रहे हैं हम लोग, किसकी, हनी बीज की। अब ये हनी बीज प्लांट को किसी भी तरीके से हार्म नहीं करने आई, ना इसकी रूट को खा रही, ना इसकी सूट को खा रही, ना इसकी लीफ को खा रही, किसी चीज को नहीं खा रही, ठीक है, इसकी किसी भी एक पार्ट को वो हनी बी कंज्यूम नहीं कर रही। अब उसने पॉलन ग्रेन कंज्यूम कर लिया, तो उस पॉलन ग्रेन के अंदर वो बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट था। अब वो बी जो है वो इंसेक्ट ग्रुप में आएगी, अल्कलाइन पीएच होगा उसके गट में, वो जो बीटी टॉक्सिन था वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है वो मर जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि जो पोटेंशियली बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं जो हमारे को हार्म भी नहीं कर रहे थे, वो इसकी वजह से मर सकते हैं, ये एक बात की गई। अब लेकिन इसमें एक क्लॉज ये है कि बीटी की पूरी एक फैमिली है, मतलब इसमें क्राई जो प्रोटीन है ना, तो क्राई प्रोटीन के टाइप्स हैं बेटा, जैसे क्राई 1AC है, ठीक है, क्राई सेकेंड AB है, क्राई 1AB है, इस तरीके से है। और हर एक प्रोटीन का स्पेसिफिक इंसेक्ट ग्रुप है, मतलब कि एक ऐसा नहीं है कि एक तरीके की प्रोटीन सारे इंसेक्ट को मार सकती है, कुछ एक ग्रुप के इंसेक्ट्स हैं जिन्हें वो मार पाएगी, बाकी नहीं मार पाएगी। तो उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, क्राई जीन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन हाँ नुकसान है,
तो ये 3 मेजर जो है डिसएडवांटेजेस थी। कौन कौन सी मैंने बताई? एलर्जन, दूसरा जेनेटिक पॉल्यूशन, और तीसरा बताया बीटी टॉक्सिन से बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का मर जाना। तो ये सारी चीजें थी।